फिल्म की शुरुआत होती है और हम 14 साल की वेरोनिका को देखते हैं, जो कि अपने स्कूल में थे। लेकिन स्कूल में उसके टीचर्स, उसके प्रिंसिपल, उसके फ्रेंड्स, सब कोई उससे बहुत परेशान है। इवन उसके माँ बाप भी उससे परेशान है। वो किसी से भी खुले मुंह बात नहीं करते हैं। दरअसल वो बहुत ही बदतमीज़ टाइप की लड़की है और सबके साथ बहुत ही रूडली और ख़राब तरीके से बात करती है। अपने क्लासमेट को भी वो अपनी दवाओं में बात करती है, जिससे उसके कोई दोस्त भी नहीं है। लेकिन वेरोनिका ऐसी नहीं थी। 1 साल पहले वो एक समर स्कूल गई थी, जहाँ पे ग्लोबल प्रॉब्लम्स, डिफॉरेस्टेशन, इश्यूज़ के बारे में बात किया था। उसके बाद से वेरोनिका को मानो ज़िंदगी बदल गई है। वो सबसे काफ़ी रूडली बात करती है। स्कूल में वो प्रिंसिपल को कंप्लेन करती रहती है कि यहाँ पे एनिमल प्रोडक्ट यूज़ होता है, यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ होता है, ये सब बंद होनी चाहिए। अब घर में भी वेरोनिका बहुत ही रूडली रहती है। ये सब से उसके पेरेंट्स, उसके टीचर बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये सब से इतनी छोटी सी लड़की की ग्रेड पे भी बहुत असर हो रहा है। पहले जहाँ पे वो टॉपर थी, अभी उसके ग्रेड्स बहुत ही ख़राब आने लगे हैं। वो पूरा दिन लेक्चर भरी बातें करती रहती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी, अपनी करियर, अपनी पढ़ाई के ऊपर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मानो वो बस अपनी ज़िंदगी से जैसे रूठ गई है। वो सबको सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपने ऊपर कोई भी फोकस नहीं दे रही है। ये सब से उसके प्रिंसिपल भी बहुत गुस्सा करते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हारा ग्रेड बहुत ख़राब हो गया है, इसलिए तुम्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। लेकिन वेरोनिका इसमें भी बहस करने लगती है। और घर आते ही वेरोनिका के पेरेंट्स भी उस पे टूट पड़ते हैं और वो कहते हैं कि हम तुमसे बहुत नाराज़ हैं। पहले तुम कितने फन लविंग थे, कितने इंटेलिजेंट थे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स सभी में इंटरेस्ट लेते थे। और अभी तुम अपने आप को देखो, किसी भी चीज़ में तुम्हारा फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। इवन फैमिली टाइम में भी तुम बिल्कुल भी उदास रहते हो और हमेशा जैसे खोए खोए से रहते हो। और उसकी मम्मी कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी बेटी हो ही नहीं, कोई परछाई हो। इसके बाद वेरोनिका के पापा उसको एक ब्रोशियर दिखाते हैं। वो कहते हैं कि ये एक नई स्कूल है, जो कि स्कूल फॉर डिफ़िकल्ट चिल्ड्रन के लिए थे। तो वेरोनिका शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या, मैं मुझे इस स्कूल में नहीं जाना है। लेकिन वेरोनिका के पेरेंट्स कहते हैं कि ये स्कूल में तुम्हें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है और करंट स्कूल से तुम्हें निकाला गया है। अब वेरोनिका के पास भी कोई चारा नहीं होता। और अब ये स्कूल में बिगड़े हुए बच्चे को डिसिप्लिन किया जाता है, उनके सोशल फंक्शनिंग पे काम किया जाता है। और हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे वेरोनिका अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वो मिस जेनेवी से मिलते हैं। ये मिस जेनेवी यहाँ के प्रिंसिपल है। वो एक देखते हैं कि अजीब है ये स्कूल, यहाँ पे सभी बच्चे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। उनके यूनिफॉर्म से लेके उनके ड्रेस कोड सब एक जैसे है। और ये सब वेरोनिका को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो ये सब चीज़ देख के यकीन नहीं कर पा रही थी। तो मिस जेनेवी कहते हैं कि यहाँ के सारे बच्चे बहुत डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि ये स्कूल बिगड़े से बिगड़े बच्चे को भी सुधार सकते हैं। और वो कहते हैं कि ये स्कूल में सभी बच्चे को बहुत अटेंशन दिया जाता है, ताकि वो अपनी सोशल फंक्शनिंग पे भी काम करे। वेरोनिका के पेरेंट कहते हैं कि इन सभी बच्चे का हेयर कट ऐसा क्यों है। तो मिस जेनेवी कहते हैं कि ये इनके पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म है और ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है, ताकि ये सभी बच्चे को एक डिसिप्लिन में लाया जा सके। तो मिस जेनेवी कहते हैं कि हमने 10,000 से भी ज़्यादा बच्चे को यहाँ पे ट्रेन किया है और वेरोनिका को भी कुछ महीने में हम ट्रेन कर देंगे। वेरोनिका ये सब बातों से बहुत ही अपसेट होती है। तभी हम देखते हैं और एक दूसरी लड़की वहाँ पे आती है, जिसका नाम है हेदर। तो जेनेवी कहते हैं कि हेदर वेरोनिका की रूममेट है। हेदर बहुत ही वेल मेंटेन लड़की थी। उसके कपड़े से लेके बाल, उसके बिहेवियर सब कुछ परफेक्ट था। तभी हम देखते हैं कि हेदर मिस जेनेवी के कान में कुछ बोलती है। तभी हम देखते हैं कि मिस जेनेवी बोलते हैं कि वेरोनिका च्युइंगम खा रही है, जो कि स्कूल में अलाउड नहीं है। तो इसके बाद वेरोनिका उसको निकाल देते हैं, लेकिन वो ऐसी थी कि वो च्युइंगम को एक नियर बाई पोल में लगा देती है। इसके बाद उसके पेरेंट्स चले जाते हैं और हम देखते हैं कि हेदर उसको रूम में लेके आते हैं। ये रूम बहुत ही अंधेरा टाइप का था, जिसमें सिर्फ 2 बेड थे। तो वेदर हेल्प करने के लिए भी बोलते हैं, लेकिन वेरोनिका ये सबसे बहुत गुस्सा हो रही थी, क्योंकि हेदर एकदम परफेक्ट रोबोट की तरह बात कर रही थी। तो वो बोलती है कि देखो, प्रिंसिपल अभी नहीं है तो तुम एक नॉर्मली बात कर सको। लेकिन हेदर इस बात पे कोई जवाब नहीं देती है। वो कहती है कि मेरा बिहेवियर ऐसा ही है हमेशा। मोनिका को ऐसा लग रहा था कि वो एक मशीन के अंदर आ गई है, जहाँ पे सारे पार्ट्स एकदम रोबोट की तरह काम कर रहे हैं। तो इसीलिए वो गाना चलाने लगते हैं। लेकिन तभी हेदर इंटरप्ट करते हैं और वो MP3 प्लेयर को बंद कर देती है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे गाना सुनना भी अलाउड नहीं है। वेरोनिका को ऐसा लगता है कि कौन सा क्रेजी जगह में फंस गई, जहाँ पे सारे लोग भी क्रेजी है, क्योंकि इतनी अनुशासन के अंदर रहना तो एक पागलपन है।
इसके बाद देखते हैं सुबह 5 बजे अलार्म बज जाता है, जहाँ पे हीदर भी सारा तैयार होकर रेडी थी, लेकिन वो सोचती है कि 5 बजे क्या करना है। फाइनली वो भी यूनिफॉर्म पहन के डिनर हॉल में आ जाती है, जहाँ पे सब कोई बच्चे खा रहे थे और वो लोग बातें भी कर रहे थे, लेकिन एकदम वेल बिहेव, जो कि इस एज की उम्र की जैसा लग ही नहीं रहा था। ये लोग एकदम डॉल की तरह बिहेव कर रहे थे, जैसे सब कोई परफेक्ट है और इन दोनों में कोई नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है, जैसे जोर से हंस के बात करना, एक दूसरे से मजाक करना, ऐसा कुछ भी नहीं। सब कोई बहुत प्यार से बातें कर रहे थे। ये सब चीज़ वेरोनिका को बहुत स्ट्रेंज लगती है और वो क्लास में आती है। क्लास में टीचर लेक्चर दे रहे थे और बाकी सारे स्टूडेंट्स नोट्स लेने में बिजी थे, लेकिन कोई भी कुछ सवाल नहीं पूछ रहे थे। तो वेरोनिका अपना क्वेरी और सवाल पूछने लगती है, लेकिन ये सब यहाँ पे न्यूजुअल नहीं है। तो सब कोई चौंक जाते हैं कि वेरोनिका कैसे बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वेरोनिका के सवाल का टीचर कोई भी जवाब नहीं देते, ताकि गुस्सा भी हो जाते हैं, क्योंकि इस स्कूल में आर्ग्यूमेंट करना, सवाल करना अलाउड नहीं है। स्टूडेंट्स लोगों को एक ही टाइप का बिहेव करना पड़ता है और टीचर्स की सारी बातों को सुनना, उनको रिस्पेक्ट करना इनका ड्यूटी है। हम देखते हैं कि वेरोनिका स्कूल में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि उसका दिल मानो यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे वो कुछ बात खुल के बोल भी नहीं सकती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल उनको बुलाते हैं, जो कि एक हेयर ड्रेसर से मिलाते हैं, जो उसका हेयर कट करने वाले हैं। वो उसका हेयर का सर्कमस्टेंसेस लेते हैं और उसके एज भी पूछते हैं। इससे वेरोनिका बहुत गुस्सा हो जाती है कि ये क्या है, हेयर कटिंग के दौरान उसके एज से क्या रिलेशनशिप है। लेकिन इस बात से मिसेस जेनेवी कहते हैं कि तुम प्लीज़ शांत रहो और उनको उनका काम करने दो। तो हेयर ड्रेसर कहते हैं कि वो अभी एक महीने के लिए काफ़ी बिजी है, तो वो उनका हेयर कट नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि मिस प्रिंसिपल उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारे करिकुलम का एक पार्ट है, उसका हेयर कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो वो 2 दिन के बाद का टाइम देते हैं। अब हम रात को देखते हैं कि वेरोनिका को ये एहसास हो चुका है कि ये क्रेजी प्लेस है और यहाँ से उसे भागना पड़ेगा। तो वो अपना सामान लेके भागने निकल पड़ती है। तभी वो और एक लड़की से मिलती है, जिसका नाम है क्लेयर। तो क्लेयर बताती है कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन यहाँ से भागना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फेंस है और बाहर गार्ड्स भी है। कुछ लड़के यहाँ पे पहले भी भागने की कोशिश किए थे, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहे। और ये सब चीज़ यहाँ के अलग ही सीक्रेट रूल्स चलती है। तो क्लेयर बताती है कि यहाँ से भागने के लिए मैंने भी कोशिश किया था, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि मेरी बहन भी है और मैं उसे छोड़ के जा नहीं सकती। क्लियर और बताती है कि यहाँ पे एक अलग ही राज चलती है। यहाँ पे हिप्नोटिज्म किया जाता है, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स प्रिंसिपल के बस में हो जाती है और वो उसको एक सीक्रेट जगह में लेके आती है और कहते हैं कि तुम देखो, वहाँ पे एक लड़की होती है जो चेयर में बैठी हुई थी। वो बहुत ही बदतमीज टाइप की थी और तभी हम देखते हैं कि वो हेयर ड्रेसर उसको एक हेयर कटिंग देने वाले थे और वहाँ पे प्रिंसिपल भी थी और वो लड़की बहुत चिल्ला रही थी, रो रही थी, चीख रही थी। और हम देखते हैं एक मशीन के सहारे वो हेयर ड्रेसर वो हेयर कटिंग करने लगते हैं और ये लड़की बहुत डर रही थी, वो बार बार कह रही थी कि उसे छोड़ दे, लेकिन ये लोग उसको नहीं छोड़ते हैं। और जैसे ही वो हेयर कटिंग हो जाती है, वो लड़की मानो एकदम रोबोट की जैसे हो जाती है। जहाँ पे वो पहले इतनी बदतमीज थी, अभी वो एकदम वेल बिहेव्ड हो जाती है। उसकी मुस्कुराहट, उसकी बिहेवियर एकदम चेंज हो जाते हैं। तो क्लियर बताती है कि इस हेयर कटिंग से ही ये सब चीज़ होता है और इस हेयर कटिंग से ही वो हिप्नोटाइज किया जाता है। तो क्लियर बताते हैं कि मेरे सर पे एक प्लेट थे, जिसको थे, और ये क्या हेयर कटिंग हिप्नोटिज्म मेरे ऊपर काम नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से भाग नहीं सकती, क्योंकि मेरी बहन यहाँ पे है। जब तक वो फ्री नहीं होगा, मैं भी यहाँ से भाग नहीं सकती हूँ। अब वेरोनिका बहुत परेशान हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि सारे प्रॉब्लम्स का जड़ ये हेयर कटिंग है, लेकिन वो अब क्या करे, क्योंकि 2 दिन में उसका हेयर कटिंग भी होने वाली है। अब वो इतनी परेशान है, लेकिन उसके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं है, वो उसे कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो वो बहुत परेशान होती है और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो डाइनिंग हॉल में फिर से बदतमीजी करने लगते हैं, ताकि प्रिंसिपल उसको फिर से ध्यान दे। लेकिन प्रिंसिपल उसकी बालों की तरफ देख के बोलते हैं, हाँ बस तुम्हारा तो 2 दिन ही हेयर कटिंग बाकी है। और हम देखते हैं कि क्लेयर कुछ प्लान करती है, लेकिन क्लेयर प्रिंसिपल को बता देती है कि उसका सारा राज वो पता है, उसे देख लिया है कि हेयर कटिंग के दौरान क्या होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो क्लेयर के पास जाती है और क्लेयर बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो गई थी।
क्योंकि प्रिंसिपल ने वेरोनिका के कहने पे क्लेयर का दोबारा हेयर कटिंग कर दिया, जिसके चलते क्लेयर के जो मशीन लगी हुई थी पीछे प्लेट, उसको भी हटा दिया गया और अब क्लेयर भी उस हिप्नोटिज्म का शिकार हो गई है। अब वेरोनिका को पता नहीं चलता है कि वो क्या करे, क्योंकि क्लेयर उसे मदद कर सकती थी, लेकिन अब उसका तो दोस्त बोलने के कोई भी नहीं है। अब वो बहुत परेशान हो जाती है और इतना उसे दुख होता है कि 2 दिन में वो भी एक रोबोट बनने वाली है, वो भी किसी का पुतला होने वाली है। उसे इतना सैड होने के दौरान वो अपने बिस्तर में सोई रहती है। इधर उसे डिनर करने के लिए जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो कहती है कि उसे मन नहीं है, उसे भूख भी नहीं है। तो इसलिए अचानक से उसके दिल में क्या होता है कि वेरोनिका अपनी MP3 प्लेयर को हेदर को गिफ्ट कर देती है। वो कहती है कि मेरे पास अभी कुछ भी देने के लिए नहीं है, लेकिन मैं अपने एक फ्रेंड को कुछ देना चाहती हूँ, और इसीलिए वो अपना गिफ्ट दे देती है। हम देखते हैं कि हेदर थोड़ा सरप्राइज हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो MP3 प्लेयर को अपने हाथों में लेती है, वो उसको बजा देती है। लेकिन बजाते ही उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन जैसे ही वो दर्द होता है, उस दर्द होने के बाद वो अचानक से अपने आप को फ्री महसूस करती है, जैसे वो अपने आप की सेल्फ को फिर से दोबारा मिल गया है। वो एकदम नॉर्मल हो जाती है। वो कहती है, ये क्या, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे कैसे हूँ, जैसे मानो उसके अंदर में बचपन फिर से बढ़ गया है। और वो दोनों बहुत खुश होता है। अब वेरोनिका को पता चल जाता है कि म्यूजिक से उनकी ज़िंदगी फिर से वापस आ सकती है। अब वो एक प्लान बनाती है और वो कहती है कि तुम प्लीज़ प्रिंसिपल के ऑफिस में जाओ और इस चीज़ को अंजाम करो। और वो फिर प्रिंसिपल से मिलने जाती है और प्रिंसिपल से इस बार वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात करती है। तो प्रिंसिपल वेरोनिका को कहते हैं, आज ही तुमको हम हेयर कटिंग देंगे, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो। तभी हम देखते हैं कि वेरोनिका इशारा करती है और हेदर प्रिंसिपल के ऑफिस में वो म्यूज़िक प्लेयर को बजा देते हैं और जो लाउड स्पीकर के जरिए सारी क्लासरूम्स और सारी जगह में बजने लगता है, और जिससे सभी लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो लोग सर पकड़ लेते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद वो लोग सबको ही फ्री हो जाते हैं और हिप्नोटिज्म से बाहर आ जाते हैं, जैसे मानो उन लोगों में सबकी जान आ गया है और सब कोई फिर से नॉर्मल जैसे बिहेव करने लगते हैं। और अब सब कोई वेरोनिका के पास दौड़ के बाहर आ जाते हैं और ये लोग खुश थे। ये लोग अपना बचपन फिर से जी रहे थे और इस सब से प्रिंसिपल को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और सभी स्टूडेंट्स बाहर आके एंजॉय करने लगते हैं, जैसे मानो उनका बचपन उनसे जो छीन लिए थे उनको मिल गया है। ये मूवी हमें ये दिखाती है कि वेरोनिका जैसी लड़की जो रिवॉल्ट थी, लेकिन उन लोगों को भी अपने ओपिनियन रखने का हक है। हमें हम सब बच्चे को एक पैटर्न में नहीं ढल सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे के अंदर अपनी खूबी है, अपनी कला है। वेरोनिका के अंदर में ये जो ग्लोबल कंसर्न आ गया था, वो कहीं बुरी बात नहीं थी, लेकिन उसे समझाने की बजाय, उनको एक अच्छे से दिशा देने के बजाय बाकी सब लोग उसको एक पैटर्न में ढलना चाहते थे, जो कि सही नहीं है। तो ये मूवी इसी के साथ ख़त्म होती है कि हर बच्चे के अंदर ख्वाबी है और हमें उस टैलेंट को हमें निखारना चाहिए, ना कि उनको कोई पैटर्न में डालना चाहिए।